हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो इस समय आप देख रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं बीटीसी प्रथम सेमेस्टर की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एजुकेशन 1 को देख रहे हैं। एजुकेशन 1 है आपका बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। लगभग हमने आधे से ज़्यादा सिलेबस इसमें कवर कर लिया है इस बुक का, और आज हम आगे का कवर करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर हमने पहले अभी पढ़ लिया है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमने देख लिया है, इसमें ध्यान से देखिएगा, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र को देख लिया है। बाल विकास की अवस्थाएं देख ली हैं। बाकी ये सारी चीज़ें देख ली हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, सृजनात्मक विकास और व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके और वैयक्तिक विभिन्नता। और हम देख लेते हैं कि हमने कल्पना देख लिया है। एक सेकेंड, हमने कल्पना चिंतन देख लिया है, तर्क देख लिया है, बाल विकास के आधार में उनको प्रभावित करने वाले कारक में वंशानुक्रम एवं वातावरण को भी हमने देख लिया है। लगभग हमने देखिए इसमें 3 यूनिट थी आपकी, तो बाल विकास वाली यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है। अब आपकी एक अधिगम की बचती है और फिर इसके बाद बचेगी अभिप्रेरणा की, और इसको हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। लेकिन ये जो आपका ये टॉपिक आएगा अधिगम का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चाहे जितना आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, जहाँ भी आपका ये पूछा जाता है लर्निंग या सीडीपी या कोई भी पार्ट है उसका, तो वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके बनते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका यही बनता है। तो चलिए आते हैं हम सीधे इस पर। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो देखते रहें, क्योंकि समय ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं इस समय अनवरत धरना चल रहा है प्रयागराज में, और भगवान से दुआ करते हैं कि वैकेंसी आ जाए जल्दी से जल्दी, और आप लोग इसी तरह लगे रहें और अच्छे से पढ़ते रहें, तभी हम सफल हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ से चीज़ें कंफर्म करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आते हैं हम सीधे टॉपिक पे। तो आज हम अपनी अगली यूनिट शुरू करते हैं अधिगम। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं अधिगम को। अधिगम के बारे में हम जानेंगे। आप देखते हैं इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ेंगे, अधिगम का अर्थ पढ़ेंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, और हम देखेंगे जैसे आगे हमारा होगा वैसे ही हम आगे चीज़ों को पढ़ते रहेंगे। तो लर्निंग, अधिगम, ठीक है। तो आप देखते हैं लर्न मतलब सीखना होता है, तो वही लर्निंग मतलब भी सीखना ही होगा। अधिगम मतलब सीखना होता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या है यहाँ पर, कि मनुष्य में सीखने का क्रम जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। अगर पूछा जाए कि मनुष्य क्या है, तो मनुष्य जो है जन्म से मृत्यु तक सीखता ही रहता है। आजीवन मनुष्य सीखता ही रहता है, ठीक है। हमेशा उसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही रहता है। कुछ सीखने के बाद मानव अनुभवों के आधार पर कार्य रूप देने का प्रयास करता है, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो कहने का मतलब है कि जब मनुष्य कुछ सीखता है और अपने अनुभव के आधार पर किसी कार्य को रूप प्रदान करता है, उसको प्रयास करता है देने का, और उसी से उसके व्यवहार में, सीखने से ही उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार में होने वाले इन परिवर्तनों को ही सीखना या अधिगम कहते हैं, ठीक है। यानी जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो उसी को हम अधिगम कहते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि वास्तव में सीखने की प्रक्रिया व्यक्ति की शक्ति और रुचि के कारण विकसित होती है। बच्चों में स्वयं अनुभूति द्वारा सीखने की प्रक्रिया होती है। बच्चे स्वयं की अनुभूति के द्वारा सीखते हैं। बालक किसी जलती हुई वस्तु को छूने का प्रयास करता है, और छूने के बाद की अनुभूति से वह निष्कर्ष निकालता है कि जलती हुई वस्तु को नहीं छूना चाहिए। जैसा कि मान लेते हैं कि कोई छोटी सी आग की डंडी पड़ी हुई है, या मानना कि आपने कोई गर्म रॉड ऐसे रख दिया है, जैसा कि दिवाली में जलाते हैं, और कोई बच्चा उससे आ रहा है, छोटा सा बच्चा है ये, और ये आ रहा है, इसे छू ले रहा है, ठीक है। छुएगा तो वो जल जाएगा, तुरंत हाथ हटा लेगा, फिर उसे दोबारा नहीं छुएगा। यानी कि बच्चा क्या है, स्वयं की अनुभूति से उसे सीख ले रहा है। तो ये चीज़ें हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि यह प्रक्रिया सदैव एक समान नहीं रहती है। तो हम देखते हैं कि सीखने की प्रक्रिया हमारी क्या है, अधिगम की प्रक्रिया है, एक समान नहीं रहती है, कभी तीव्र कभी मंद ऐसा रहती है। इसमें प्रेरणा के द्वारा वृद्धि एवं प्रभावित करने वाले कारकों से इसकी गति धीमी पड़ जाती है। हम देखते हैं कि इसमें प्रेरणा के द्वारा, यानी कि मोटिवेशन के द्वारा वृद्धि होती है, और अगर प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, कोई चीज़ हमें प्रभावित करती है, तो उससे इसकी गति धीमी पड़ जाती है। कुछ परिभाषाएं हैं किसके अनुसार, और यहाँ से आपकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं, तो यहाँ पे मिस मत करिएगा इसको, क्योंकि सीधे सीधे परिभाषा यहाँ से अधिगम की पूछी जाती हैं। तो वुडवर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। क्या कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। ये आपका यूपी टेट में पूछा भी गया है, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा पिछला। फिर आगे हम देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों और ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ठीक है। ये भी आपकी पूछी गई परिभाषा, और ये भी स्किनर की भी पूछी गई है।
सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। सीखना क्या है? व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। फिर हम कुछ इसकी विशेषताओं को भी जान लेते हैं अधिगम की। अधिगम यानी कि सीखना कुछ भी लिखा हो तो आप यही जान जाएंगे। तो सीखना सार्वभौमिक है, सीखना अनुभवों की नवीन व्यवस्था है, सीखना वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है, सीखना समायोजन है, सीखना जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, तो ये हो गया अधिगम का अर्थ, परिभाषाएं हमने देख ली। अब हम देखते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षण अधिगम, यहाँ पर हम सीधे अधिगम के बारे में हमने जाना। अब यहाँ हम शिक्षण अधिगम के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कितना कवर कर पाते हैं। चलिए देखते हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले, देखते हैं हम यहाँ पर शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पहले हम जानेंगे। और इसे यहाँ पर क्या दिया है, वो जो चीज़ें हमें जाननी है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 5 अंग होते हैं। कौन से? सबसे महत्वपूर्ण अंग आपका शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि और शिक्षण अधिगम। ये 5 अंग जो होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। पूछा जाएगा एग्जाम में आपके कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कितने अंग होते हैं, तो 5 अंग होते हैं। आपका इनमें से 3 ऑप्शन दे देता है, एक अलग से दे देता है, तो पूछ लेता है इसमें से कौन नहीं है। तो ये आप याद रखेंगे। स्टूडेंट होता है, टीचर होता है। ठीक है, कैसे होता है आपका? स्टूडेंट होता है, टीचर होता है, पाठ्यपुस्तक होता है, शिक्षण की विधि होती है और शिक्षण अधिगम होता है। तो ये 5 पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं प्रभावित करने वाले कारकों पे। तो हम देखते हैं कि सीखना शिक्षण द्वारा ही संपन्न होता है, चाहे वह शिक्षण प्रक्रिया सीखने वाले द्वारा अपनाई जाए या अध्यापक द्वारा अपनाई जाए। ठीक है, शिक्षण का उद्देश्य ही है सीखना। शिक्षण का अर्थ तभी सार्थक होता है जब कोई इस प्रक्रिया से सीखता है। मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की भी खोज की है। ये कारक निम्नलिखित हैं। तो हम देखते हैं अधिगम को प्रभावित, जो शिक्षण अधिगम है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं पहला कारक कौन सा है आपका? बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। क्या है? बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। इसमें क्या है कि प्रायः देखा जाता है कि शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बालक सीखने में रुचि लेता है। अगर वह शारीरिक रूप से स्वस्थ है यानी कि बीमार नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से कई चीज़ें आती हैं यानी कि कोई मानसिक रूप से मंद नहीं है, विकलांग नहीं है, तो जो स्वस्थ बालक होते हैं पूरी तरह से, तो यही क्या होते हैं, सीखने में रुचि लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे थकान का प्रभाव कम होने से छात्र जल्दी सीखते हैं। अगर बच्चों में थकान नहीं है तो भी वह जल्दी सीखेंगे। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे प्रायः पढ़ने व लिखने में कमज़ोर होते हैं और देर से सीखते हैं। ठीक है, वही चीज़ें आ गई। अगर वो बीमार हैं या मानसिक दृष्टि से कोई दिक्कत है उनमें, या पिछड़े बच्चे हैं, तो थोड़ा सा देरी से सीखते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? परिपक्वता आता है, उसको हम देखते हैं। तो व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी परिपक्वता भी बढ़ती है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होने पर सीखने की गति बढ़ जाती है, जिससे सीखने का स्तर भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि आयु एवं परिपक्वता के अनुरूप अधिगम सामग्री नहीं है, ठीक है, तो अधिगम सामग्री ग्रहण करने में कठिनाई होती है। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। अब हमारी क्या है, ये दूसरा नंबर था, तो यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ नहीं था, तो हम यहाँ पर दूसरा लिख देते हैं। ठीक है, अब तीसरा हमारा आ जाता है सीखने की इच्छा। पहला क्या था? बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। दूसरा है परिपक्वता। ये शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और तीसरा हम देखते हैं सीखने की इच्छा। ठीक है, सीखने की इच्छा, ये इच्छा पर भी निर्भर करता है बच्चे की कि वो सीखना चाहता है कि नहीं सीखना चाहता है। तो हम देखते हैं सीखना बहुत कुछ व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। जिस बात को सीखने के लिए बच्चों में प्रबल इच्छा होती है उसे सीखने उतना ही शीघ्र होता है, यानी कि उसे वह जल्दी सीख लेता है। और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता। आप देखते होंगे बच्चों में अगर उनका मन है तो कोई भी चीज़ बहुत जल्दी से सीख लेते हैं। अगर मन नहीं है तो आप सिखाते सिखाते परेशान हो जाएंगे और वो नहीं सीखेंगे। ठीक है, फिर अगला हमारा है प्रेरणा। सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित करना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए समय समय पर प्रशंसा, प्रोत्साहन और प्रतियोगिता के आधार पर सीखना चाहिए, तो वे सुगमता से सीख जाते हैं। यानी कि बच्चे अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका प्रशंसा कीजिए, प्रोत्साहन कीजिए, उन्हें कोई गिफ्ट दीजिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। जब उन्हें मोटिवेशन मिलता है तो वो थोड़ा और छोटे बच्चे क्या हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। फिर अगला हमारा है विषय सामग्री का स्वरूप। प्रत्येक स्तर के छात्रों के लिए उनकी बुद्धि, रुचि एवं अभिक्षमता के अनुरूप पाठ्यपुस्तक सरल, रोचक और अर्थपूर्ण होने पर छात्र उन्हें रुचिपूर्ण एवं शीघ्रता से सीखते हैं। तो क्या कहा गया है कि अगर विषय सामग्री का स्वरूप अच्छा है, यानी अच्छा मतलब कहने का मतलब है कि अगर पाठ्य वस्तु सरल है, रोचक है, थोड़ा छोटे बच्चों के लिए चित्र वाले बुक हैं और अर्थपूर्ण है, तो छात्र उन्हें जल्दी से सीखेंगे और उनमें रुचि भी लेंगे। और कठिन, नीरस तथा अर्थहीन विषय सामग्री बच्चे शीघ्रता से नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रभावित करने वाले कारक। फिर आगे हम देखते हैं वातावरण।
वातावरण भी होता है, बहुत हद तक प्रभाव डालता है बच्चों के सीखने पर। तो हम क्या देखते हैं, भौतिक एवं सामाजिक वातावरण दोनों ही शिक्षण अधिगम को प्रभावित करते हैं। शुद्ध वायु, उचित प्रकाश, शांत वातावरण, मौसम की अनुकूलता के बीच बच्चे शीघ्र सीखते हैं। अगर बच्चों के लिए वहाँ पर शुद्ध वायु है, उचित प्रकाश है, शांत वातावरण है और मौसम भी उनके अनुकूल है तो क्या होता है, बच्चे जल्दी सीखते हैं। अगर इनका अभाव है तो बच्चे थक जाते हैं और उतने अच्छे से वो सीख नहीं पाते, यानी अधिगम की प्रक्रिया बाधित होती रहती है। फिर क्या कहा गया है कि फिर आगे हम देख लेते हैं शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारकों को हमने देखा। बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप और क्या था, वातावरण था। फिर हम देखते हैं इसी प्रकार समाज, ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार यदि परिवार, समाज, समुदाय और विद्यालय आदि सभी स्थानों पर छात्रों को सामाजिक एवं शैक्षिक वातावरण मिलता है तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रभावी होती है, अन्यथा उसमें बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर आगे हम क्या देखते हैं, शारीरिक एवं मानसिक थकान के बारे में जानते हैं। क्या है ये, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए समय सारणी का बड़ा महत्व है। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए समय सारणी का बड़ा महत्व है। कठिन विषय को थोड़े समय के लिए ही कठिन विषय जो है थोड़े समय में ही छात्रों को क्या करते हैं, थका देते हैं। इसलिए समय सारणी में कठिन विषयों को पहले व सरल विषयों को बाद में स्थान दिया जाता है। कारण क्या है कि बच्चे जब तुरंत स्कूल आते हैं जल्दी से, तो क्या होता है, तो अगर कठिन चीज़ें हैं पहले तो वो आसानी से सीख लेते हैं क्योंकि उनका माइंड एकदम रिलैक्स होके आया होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम कालांशों के बीच विश्रांति काल यानी इंटरवल जो होता है उसका भी ध्यान रखा जाता है। इससे थकान का प्रभाव कम हो जाता है तथा छात्र जल्दी सीखते हैं। थकान की स्थिति होने पर अधिगम प्रक्रिया बाधित होती है। ठीक है, अगर थकान है बच्चों में तो अधिगम की प्रक्रिया बाधित होगी। फिर देखते हैं इसके अतिरिक्त भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये भी आपका था वातावरण के बाद। तो हम देखते हैं बुद्धि, क्या क्या प्रभावित करते हैं अन्य कारक। बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता, जीवन का लक्ष्य, विषय का ज्ञान, व्यवहार, व्यक्तित्व, शिक्षण विधि, बाल केंद्रित शिक्षा, अनुशासन, पाठ्य वस्तु का संगठन और उसका जीवन से संबंध। तो ये सब चीज़ें भी प्रभावित करती हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ पुनरावृत्ति बिंदु है, यानी कि फिर से रिवाइज करवाया गया है आपका कि सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि सतत प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, यानी कि जब तक आप कुछ सीखते हैं तभी आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। फिर हम देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप, वातावरण, शारीरिक एवं मानसिक थकान आदि प्रमुख हैं। तो ये प्रमुख कारक हो गए। फिर हम आगे देखते हैं अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। तो चलिए हम आज विधियों को भी देख लेते हैं। 1 मिनट समय देखते हैं क्या हुआ है। तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेनी थी मुझे आज, 1 मिनट देख लेते हैं विधियाँ कितनी हैं, फिर हम उसी हिसाब से आपको विधियों को भी बता के फिर क्लास यहाँ पर ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए विधियों को पढ़ लेते हैं, फिर अधिगम के नियम को हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ये पूछी जाती हैं सीधी सीधी एग्जाम में आपकी पूछी जाती हैं, विधियों को पूछा जाता है। तो कौन कौन सी विधियाँ हम पढ़ेंगे। अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, इनमें कौन कौन सी प्रभावशाली विधियाँ हैं। करके सीखना, ठीक है, यानी जो भी बच्चा करके सीखता है। अनुकरण द्वारा सीखना, यानी किसी को देख के, मतलब किसी के अनुकरण द्वारा सीखना और जैसे वो कर रहा है वैसे करना। निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि द्वारा, प्रोजेक्ट विधि द्वारा और समूह अधिगम द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ आपकी प्रभावशाली विधियाँ, इन्हें हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किसी नए पाठ या नई क्रिया को सीखने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने कुछ प्रमुख विधियों को अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बताया है जो प्रमुख हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका आता है कि बच्चा क्या होता है, करके जल्दी सीखता है। तो इस विधि में छात्र के द्वारा प्रत्येक कार्य को प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है। बच्चे जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसे वे जल्दी सीखते हैं। ठीक है, जब वे किसी कार्य को स्वयं करते हैं तो वे उसके उद्देश्य का निर्माण करते हैं, उसको करने की योजना बनाते हैं और उसको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। यदि उसमें वे असफल होते हैं तो अपनी गलतियों का पता लगाते हैं तथा उनमें सुधार करने का प्रयत्न करते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली इसी पर आधारित बाल केंद्रित शिक्षा है। तो आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित है। और क्या करते हैं यहाँ पर आजकल जोर किस पे दिया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग पे, यानी कि बच्चे करके ही सीखें। किसी चीनी लेखक का जो कथन है क्या है कि जब हम सुनते हैं तो भूल जाते हैं, जब हम देखते हैं तो याद रखते हैं और जब हम करते हैं तो हम समझ जाते हैं। ये चीज़ें हम कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, अनुकरण के द्वारा सीखना, यानी कि लर्निंग बाय इमिटेशन। ठीक है, बच्चा अनुकरण के द्वारा कैसे सीखता है ये भी हम जानते हैं कि अनुकरण के द्वारा सीखने की प्रक्रिया शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। बच्चे शैशवावस्था से ही लोगों को अनुकरण करने लगते हैं।
ठीक है। तो विद्यालय में बच्चे शिक्षक के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं। इस विधि में शिक्षक छात्र के लिए आदर्श स्वरूप होता है। ठीक है। इस विधि में क्या होता है, जो शिक्षक होता है वो छात्र का आदर्श होता है। मनोवैज्ञानिक हैगार्ड महोदय के अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत से भी यह स्पष्ट होता है कि अधिगम की प्रक्रिया अनुकरण के माध्यम से सरल होती है। ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो बच्चा होता है वो स्कूल में अपने टीचर को अपना आदर्श मानता है, किसी न किसी टीचर को अपना आदर्श मानता है, उन्हीं के जैसा करने की कोशिश करता है। फिर देखते हैं निरीक्षण करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। बच्चे किसी वस्तु का निरीक्षण करते हैं तो उसके बारे में वे जल्दी और अस्थायी रूप से सीख जाते हैं। इसका कारण है कि निरीक्षण करते समय या तो उस वस्तु को छूते हैं, ठीक है, निरीक्षण करते समय बच्चे या तो उस वस्तु को छूते हैं या उसका प्रयोग करते हैं या आपस में चर्चा करते हैं। इस प्रकार वे अपने एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। फलस्वरूप उनके मन मस्तिष्क पर उस वस्तु का स्पष्ट चित्र अंकित हो जाता है। निरीक्षण पद्धति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक बच्चों को जिस स्थान पर ले जाए उसे वह पूर्व में ही देख ले और उसके बारे में योजना बना ले। इस विधि से सीखने में छात्र की जिज्ञासा एवं उत्सुकता बनी रहती है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल शिक्षण में इस विधि का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए ताकि बच्चे उसे सहजता से सीख सकें। आज के समय में देखते हैं कि जो है बच्चों को टीचर पिकनिक पे ले जाते हैं स्कूल की तरफ से। पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसी चीज़ें होती हैं कि बच्चों को बाहर ज़्यादा ले जाया जाता है, टूर पे ले जाते हैं, तो कि बच्चे जो चीज़ें हैं सामने से देखेंगे उसको सीखेंगे तो उनमें अस्थायी रहेगा और ज़्यादा नॉलेज भी गेन होगा। इसीलिए बच्चों को आजकल टूर पे, पिकनिक पे यही सारी चीज़ें ले जाई जाती हैं। पहले की अपेक्षा अब ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। फिर अगला है परीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय टेस्टिंग। इसके अंतर्गत छात्र अपनी आवश्यकता के अनुरूप सामग्री का परीक्षण करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे बच्चे किताब में गिनती को पढ़ते हैं, प्रथम दृष्टि में उनका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है, परंतु व्यवहारिक जगत में जब बच्चे स्वयं इसका प्रयोग करते हैं, देखते हैं, तो उसका अधिगम अस्थायी रूप ले जाता है। तो उसका अधिगम जो है अस्थायी रूप ले जाता है, यानी कि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। इस विधि को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, नैतिक शिक्षा आदि में प्रयोग किया जाता है। इस विधि के माध्यम से बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास होता है, क्योंकि इस परीक्षण में वे स्वयं प्रयास करते हैं। देखिए, सीधा आपका पूछा जाता है, विषय का नाम देता है, अगर पूछा जाएगा आपका कि विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन, नैतिक शिक्षा में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है सीखने में, तो आप कह सकते हैं परीक्षण विधि, और निरीक्षण विधि भी आप कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान और भूगोल में। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। तो सामूहिक विधियों द्वारा सीखना यानी कि लर्निंग बाय ग्रुप मेथड, यानी ग्रुप में भी हम कहते हैं कि बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना अधिक सहायक एवं उपयोगी होता है। इस संबंध में कॉलसेनिक का मत है, कॉलसेनिक के मनोवैज्ञानिक थे, उनका मत है कि बालक को प्रेरणा प्रदान करने, उसे शैक्षिक लक्ष्य को प्रदान करने में सहायता देने, उसके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने और उसके व्यवहार में सुधार करने और उनमें क्या है आत्मनिर्भरता का सहयोग करने की भावनाओं का विकास करने के लिए सामूहिक विधियाँ अधिक प्रभावशाली होती हैं। किसके लिए प्रभावी होती हैं, जल्दी से एक बार और हम देखते हैं। सामूहिक विधियाँ किस लिए प्रभावित होती हैं कि बच्चों को शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता देने में, मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में, उनके व्यवहार में सुधार लाने में और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में और उनकी सहयोग की भावना उनमें विकसित करने के लिए। ठीक है, तो ये समूह विधियाँ होती हैं। तो कुछ समूह विधियाँ इनको भी हम देख लेते हैं। ये सामूहिक विधियाँ आपकी है सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि पहली है, और ऊपर हमने जान ली थी कौन कौन सी हैं। तो इस विधि में किसी विशेष विषय पर छात्र छात्राओं द्वारा विचार विमर्श, वाद विवाद और एक निश्चित समय में करना होता है। ठीक है, क्या हम देखते हैं कि इस विधि में क्या होता है, किसी विषय पर जो छात्र छात्राएं हैं विचार विमर्श करती हैं, वाद विवाद करते हैं, किसी निश्चित समय में ही करते हैं, यानी कि एक चीज़ें सेट होती हैं कि इतने समय में आपको करना है। तो इसमें ऐसे प्रकरण पर विचार किया जाता है जिसमें सभी सदस्यों की रुचि होती है। इसके द्वारा लोगों में सामाजिक एवं भावात्मक गुणों का विकास होता है। इसके द्वारा दूसरों के विरोधी विचारों का सम्मान एवं सहनशीलता की भावना विकसित होती है। ठीक है, फिर अगली हमारी क्या है, प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि। तो इस विधि को किसने दिया था, आपके लिए होमवर्क है कि प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि को किसने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपका पूछा जाता है। तो अगर आप बता पाएंगे तो ठीक है, नहीं बता पाएंगे तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसमें प्रत्येक छात्र अपनी व्यक्तिगत रुचि, ज्ञान और क्षमता के अनुरूप स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जिससे सीखना सरल हो जाता है। सामूहिक रूप से कार्य करने के कारण उनमें स्पर्धा, सहयोग और सहानुभूति का भी विकास होता है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं तथा बच्चों को समूहों में बांट देते हैं। प्रत्येक समूह अपनी इच्छानुसार कोई भी प्रोजेक्ट
लेने को स्वतंत्र होता है। ठीक है, क्या कहा गया है यहाँ तक ध्यान से एक बार और सुन लीजिएगा कि प्रोजेक्ट विधि यानी योजना विधि क्या है, कि इसमें प्रत्येक छात्र अपनी व्यक्तिगत रुचि, ज्ञान और क्षमता के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, कोई भी दाब नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जिससे सीखना सरल हो जाता है। सामूहिक रूप से कार्य करने के कारण उनमें स्पर्धा, सहयोग और सहानुभूति का भी विकास होता है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं और बच्चों को समूहों में बांट देते हैं। प्रत्येक समूह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्रोजेक्ट लेने को स्वतंत्र होता है। यहाँ शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि संबंधित कार्य छात्रों के स्तरानुकूल हो तथा यानी कि उनके अनुकूल हो तथा स्वयं बच्चों का मार्गदर्शन करता रहे। प्रोजेक्ट से संबंधित आवश्यक निर्देश भी देना चाहिए ताकि कार्य ठीक प्रकार से संपन्न हो सके। इस विधि से अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। यह रटने की प्रवृत्ति को भी कम करता है, रटने पर कभी बल नहीं देता है। यह विधि बाल केंद्रित है। ठीक है, तो पूछा जाता है बाल केंद्रित विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये भी विधि आपकी बाल केंद्रित है। बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। और एक लाइन और याद रखिए कि शिक्षक वह धुरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षा कार्यरत है। ठीक है, तो अब बाल केंद्रित शिक्षा पर ही जोर दिया जाता है। फिर शिक्षण समूह अधिगम देखते हैं क्या होता है। इस अधिगम के अंतर्गत सीखने वालों को विभिन्न समूह में बांट दिया जाता है। सीखने वाले को अपने साथियों के द्वारा खुले मन से विषय वस्तु पर आधारित अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं को स्वयं निराकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें समाधान निकालने के लिए अवसर प्रदान करना होता है। आवश्यकता पड़ने पर इस शिक्षक से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। समूह अधिगम में छात्र अधिक स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, देखते हैं समूह अधिगम में छात्र अधिक स्वतंत्र होने के कारण समस्या के समाधान में अपने विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। तो ये हो गया हमारा समूह अधिगम। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं अधिगम की प्रभावशाली विधियां हमने देख ली। एक अच्छे शिक्षक के गुण भी हम देख लेते हैं कौन कौन से होने चाहिए। गतिविधियों का निर्माण करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा क्रिएटिविटी करानी है। स्पष्ट निर्देश देना चाहिए शिक्षकों को। बच्चों की मानसिक क्षमता पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, मानसिक क्षमता को पहचानना। निरंतर सीखने वाला होना चाहिए, विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान रखने वाला होना चाहिए और शिक्षक में झिझक नहीं होना चाहिए और जो भी पढ़ाएं उसे पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएं। ठीक है, और एक होता है जब पूर्व ज्ञान से हम जोड़कर जो चीज़ें पढ़ते हैं तो हमारा पाठ प्रस्तावना एक कौशल होता है, वो हमारा शिक्षण कौशल आगे आएगा, उसे हम पाठ प्रस्तावना कौशल कहते हैं। तो वो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। फिर शिक्षक को जो है पूर्व योजना शिक्षण की बनानी चाहिए। वक्ता के साथ श्रोता, भय मुक्त कक्षा, यानी कोई भी भय वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए और पूर्वाग्रह मुक्त और पक्षपात रहित व्यवहार करना चाहिए शिक्षक को। ठीक है, तो कुछ और चीज़ें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अधिगम की विधियाँ कैसी हों। ठीक है, विधियाँ देख लेते हैं कैसी होनी चाहिए। किसी भी समय का शिक्षण बच्चों के पूर्व ज्ञान तथा अर्जित क्षमताओं पर निर्भर करता है। सीखने की विधियाँ शिक्षण के उद्देश्य, सीखने की विषय वस्तु एवं विकसित की जाने वाली दक्षताओं पर निर्भर करती है। सीखने की विधियाँ ऐसी हों जो बच्चों को सीखने के लिए आत्मनिर्भर बनाएं। बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित हों, वे सीखने में आनंद अनुभव करें, उनमें आपस में सहयोग की भावना विकसित हो। तो ये कि ऐसी होनी चाहिए शिक्षण विधि। कुछ पुनरावृत्ति बिंदु है, इसको भी हम देखते हैं कि अधिगम विधियाँ क्रियाओं का संचालन, अधिगम विधियाँ क्रियाओं के संचालन का एक विशिष्ट अंग है। शिक्षक जब अपने शिक्षण को छात्रों के स्तरानुसार रुचिकर, बोधगम्य, तार्किक एवं सरलतम बनाता है तभी वह अपने कक्षा शिक्षण में सफल होता है। इसलिए शिक्षक प्रशिक्षु के लिए अधिगम की प्रभावशाली विधियों का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, फिर अगला हमारा है कि अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ कौन कौन सी हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है, करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि और प्रोजेक्ट विधि। फिर हम देखते हैं अधिगम क्रिया की सभी विधि का अपना अलग अलग महत्व है, यानी कि सभी विधियाँ जो हैं अपना अलग अलग महत्व रखती हैं। तो ये हमारा हो गया कुछ चीज़ें, हमने ये सारी चीज़ें अधिगम के बारे में पढ़ी, अर्थ परिभाषाएं पढ़ी, प्रभावित करने वाली कारक और विधियाँ भी पढ़ ली। कल हम पढ़ेंगे जो है अधिगम के नियम, जहाँ तक पढ़ पाएंगे वहाँ तक पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही है। अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, निरंतर आप पढ़ते रहें क्योंकि धरना भगवान करेगा कि सफल होगा और हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी, जैसा कि मांग हो रही है 97,000 की। ठीक है, तो देखने को मिलेगी, तो लगे रहें निरंतर अपने प्रयास पर। तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।